गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर आप लोग को करना हो ना, तो उसके लिए एक टॉपिक बनाया गया है जिसका नाम स्टोइकियोमेट्री होता है, ठीक है। तो आज हम लोग का बच्चों टॉपिक जो है फिजिकल केमिस्ट्री या इवन पूरे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, तो जब भी आपको किसी रिएक्शन के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो, किस तरह का एनालिसिस बच्चों? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे समझेंगे। पहले हम लोग टॉपिक दे देते हैं, ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का, चाहे वो आपके सामने इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, चाहे वो आपके सामने ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन का अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होगा। अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? तो इस चीज को बच्चों कहीं कहीं आपको दिखेगा, इस टॉपिक का एक और नाम दिया जाता है स्टोइकियोमेट्री। इस टॉपिक का और आप क्या नाम दे सकते हैं? स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में हम लोग क्या सीखते हैं, या इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या सीखते हैं? तो बच्चों आप लोगों ने 10th की अगर मैं बात करूं ना, 10th तक आप लोग को इतना जरूर समझा दिया जाता है, या हमारे 10th के सिलेबस में इतना जरूर है कि अगर A2 और B2 आपस में रिएक्शन करके मान लिया जाए कि AB बनाता है, पहले आप समझ ले सारी चीजों को, फिर इसके अंदर हम लोग सारे कैलकुलेशन को सीखेंगे। तो 10th में हम लोग इतना जरूर सीखते हैं, चलिए हम अभी जनरल एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम इतना जरूर सीखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ देना कि H2 और O2 का रिएक्शन होगा, H2 और O2 का रिएक्शन होगा, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? तो आप लोग ये बता सकते हैं क्या बनता है बच्चों? यहाँ पे H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। तो अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये बता रहे हैं ना कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनेगा, तो इसी चीज को केमिकल रिएक्शन का क्वालिटेटिव एनालिसिस माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस उसको बनते हैं कि आखिर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। जब आप ये चीज जज करते हो ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन का क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ, और इसकी शुरुआत 10th से ही हो जाती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का शुरुआत 10th से ही हो जाती है। भले ही वहां पे आपको इस टर्म में ना बताया जाता हो कि हम रिएक्शन का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, वहां पे आपको यही समझाया जाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन जहां भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो, इसका मतलब ही यही होता है कि आप उस केमिकल रिएक्शन का या उस केमिकल इक्वेशन का क्या करते हो? क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों क्वांटिटी, मतलब कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो उसमें आपको ये जज करना होगा कि ठीक है यार, ये प्रोडक्ट तो H2O बन गया, ठीक है, लेकिन एक चीज और भी आपको जज करना चाहिए कि आखिर ये कितना ग्राम बना होगा, आखिर ये कितना ग्राम बना होगा। अब यहां से शुरू होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब आप ये कैलकुलेट करने लगोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, या ऐसा मानो कि अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछ रहा हो कि ये केमिकल रिएक्शन के अंदर बताओ ये प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो आप अपने माइंड सेट कर लो कि हम अब इस रिएक्शन का या इस केमिकल इक्वेशन का क्या करने जा रहे हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सोचो कि ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये अगर पूछ रहा हो कि ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, तो ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये कितना बनेगा वो डिपेंड इस चीज पे करेगा कि आप रिएक्शन कराने के लिए O2 कितना ले रहे हो, H2 कितना ले रहे हो, ठीक है। इन दोनों के क्वांटिटी के ऊपर H2O का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। तो इस टॉपिक के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो या स्टोइकियोमेट्री हो,
पूरा का पूरा आपको यही सारा चीज एनालाइज करना सीखना है आपको कि कितना प्रोडक्ट कब बनेगा, कितने रिएक्टेंट लेने के बाद। अब बहुत सारे सिचुएशन इसके अंदर आएंगे, वो तो हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ेंगे आगे। तो अगर आपको इस टॉपिक का आइडिया लेना हो ना, तो हम समझते हैं इतनी चीजों से आपको आइडिया आई होगी कुछ कुछ कि इस रिएक्शन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, हम लोग को करना यही है कि कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका प्रोडक्ट कितना बनेगा वो चीज हमें मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट करने कि उसका कितना ग्राम बनेगा, उसका कितना मोल बनेगा, उसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर या प्रेशर के ऊपर। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए हम लोग एक टर्म देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसके अंदर अगर बच्चों हम बात करें तो इतना सभी को पता होता है कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें 10th में पढ़ी जाती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का मतलब एक प्रोसेस होता है बच्चों, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिनका प्रॉपर्टीज इनिशियल वाले से मतलब रिएक्टेंट से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। दूसरी बात कि आप लोगों ने एक सीखा होगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या सीखा होगा बच्चों, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखिए पहले हम इस टॉपिक का थोड़ा सा बेस आपको बना दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। अब अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें ना, तो इस टॉपिक का शुरुआत जो होगा ना, एक तरह से बोलिए कि इस चैप्टर का शुरुआत पहला जो होगा ना, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हर हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत होती है। तो इसीलिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रीड करने आनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रीड करते आना चाहिए। अब रीड करने का क्या मतलब है वो आप ध्यान से समझें। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक टॉपिक देते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर का, ये तो चैप्टर का नाम हो गया बच्चों आपका, इसका जो पहला टॉपिक होगा ना मेरे समझ से, वो यहाँ से शुरुआत हमें करना चाहिए। क्योंकि आपको रिएक्टेंट के बारे में पता है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो हम समझते हैं कि अब उतना ज्यादा डिफिकल्टी आपको ये समझने में नहीं होगा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसको बैलेंस करना क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने सीख रखी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ही शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर मानिए कि यहाँ पे कोई कहता है H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये दोनों मिलकर बनाती है 2HI गैस। क्या बना रहा बच्चों, 2HI गैस। इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसका नाम आप दे सकते हैं होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। होमोजीनियस का मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक सारे सब्सटेंस एक फेज में हो, उनको बोलते हैं होमोजीनियस। और चूंकि ये सेम फेज सब का सब गैस है, इसीलिए यहाँ पे लगा दिया गया होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। अगर मान लीजिए सारा सब्सटेंस लिक्विड होता, अगर सारा सब्सटेंस लिक्विड होता तो यहाँ पे नाम हो जाता होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। हाँ, किसी को कोई डाउट आ रहा है? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है ये कि सर अगर ये होमोजीनियस गैसियस हो सकता है, होमोजीनियस लिक्विड हो सकता है, तो क्या होमोजीनियस सॉलिड रिएक्शन भी हो सकता है क्या? तो बच्चों ये आपको हम बता दें, होमोजीनियस सॉलिड रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बीच में कभी भी रिएक्शन नहीं होता है। तो ये हर हमेशा
होमोजेनियस में सिर्फ और सिर्फ दो ही आते हैं। होमोजेनियस में कितने आएंगे? सिर्फ दो आएंगे, ठीक है। या तो होमोजेनियस गैसेस बोल सकते हो या तो होमोजेनियस लिक्विड बोल सकते हो। कभी भी सॉलिड और सॉलिड सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन नहीं होती है। तो होमोजेनियस में दो ही आएंगे, बाकी हेटेरोजेनियस जरूर हो सकते हैं, जिसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या कोई एक्वस फेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको समझिए, ये देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? पहले अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? बिल्कुल बैलेंस है। अब यहाँ पे देखना ये होता है कि आखिर हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, आखिर हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, जो भी केमिकल रिएक्शन आप बैलेंस करते हो ना, उसमें उसका कोफिशिएंट इसके बगल में लिखा हुआ रहता है। ये चीज पहले आप समझ लो। जब भी हम बैलेंस करते हैं तो हमेशा सब्सटेंस के बगल में कुछ ना कुछ नंबर जरूर आता है। अब अगर नंबर नहीं आ रहा होगा तो समझ जाओ नंबर 1 है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये आखिर नंबर यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा? इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस का महत्व होता है बच्चों इसमें, कि ये आपको जब तक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा। अब इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं वो आप ध्यान से समझें। पहली बात कि ये आपका मोल इंडिकेट कर सकता है। क्या इंडिकेट कर सकता है बच्चों? मोल। मतलब कि जो भी सब्सटेंस के बगल में नंबर यूज करते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, पहली बात आप ध्यान रख लें कि उसको उसका कोफिशिएंट बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, या इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है तो आप बोलेंगे 1, I2 का 1, HI का 2। अब ये क्या इंडिकेट करते हैं, ध्यान से समझें। पहली बात कि ये मोल को इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? मोल को इंडिकेट करेगा। ये कहना ये चाह रहा है कि H2 का 1 मोल है, I2 का भी कितना मोल है? 1 मोल है। इसको क्या बोल सकते हैं आप? 2 मोल बोल सकते हैं। पहला एनालिसिस मोल के टर्म में आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मोल पता है तो आप मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे कर सकता है 1 मॉलिक्यूल, ये एक्चुअली क्या है ना, रिलेटिव होता है। ये क्या होता है बच्चों? रिलेटिवली होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोल या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूल। आप इसको 1 मॉलिक्यूल भी नाम दे सकते हैं, इसको भी आप 1 मॉलिक्यूल भी नाम दे सकते हैं, इसको आप 2 मॉलिक्यूल नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए अगर कोई मोल पता है ना, तो मोल का एक फॉर्मूला जो पढ़े होंगे आप बेसिक में मोल कंसेप्ट में, उसमें क्या होता है 1/Na होता है। ऐसा एक फॉर्मूला बच्चों पढ़े होंगे आप लोग। मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूल निकालने जाए ना तो हम लोग मोल में Na से गुना करके भी लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा क्या कि यहाँ पे 1 into Na, तो देख लिए ये क्या हो सकता है, इतना मॉलिक्यूल भी इसको बोल सकते हैं, या आप 1 into Na मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या आप इसको 2 into Na मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी ये जा सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर ये गैसियस रिएक्शन है, ये अगर गैसियस रिएक्शन है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसको कोई बोलेगा 1 वॉल्यूम, इसको कोई क्या बोलेगा 1 वॉल्यूम, इसको कोई क्या बोलेगा 2 वॉल्यूम। लेकिन ये हर हमेशा नहीं होगा, ये एक पार्टिकुलर कंडीशन में होता है। वो कंडीशन क्या बच्चों? तो एक इक्वेशन आती है PV = nRT, PV = nRT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें कहता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, तो वॉल्यूम जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल का। इसका मतलब ये होता है कि अगर रिएक्शन में आप मोल की जगह पे वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। मतलब की बात ये कि जो रेशियो मोल का होगा ना वही रेशियो उसके वॉल्यूम का भी होगा। तो चूंकि यहाँ पे 1 मोल था तो इसीलिए इसको हम लोग 1 वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। अगर ये 1 मोल है तो ये 1 वॉल्यूम भी हो सकता है, ये 2 मोल है तो ये 2 वॉल्यूम भी हो सकता है। लेकिन बच्चों क्या ये हमेशा होगा? क्या नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात देखें कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी सोचिए अगर वॉल्यूम को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, ये सारी चीजें बच्चों कंडीशन आपको दी हुई रहेंगी रिएक्शन में, ठीक है, बस आपको पहचानना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप एनालिसिस मोल के टर्म में सीख लेंगे, आप एनालिसिस किसके टर्म में सीख लेंगे, मोल के टर्म में सीख लेंगे, आपको लगेगा क्या मास देगा उससे हम लोग मोल निकाल लेंगे। और बहुत बार ऐसा आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है, कि वहां मोल नहीं देता, वहां पे क्या दे देगा बच्चों, वॉल्यूम दे देगा, कहेगा क्या H2 का 5 लीटर, I2 का 10 लीटर रिएक्ट कर रहा, तो बताइए HI का कितना लीटर बन रहा। तो उस समय हमें रिएक्शन को वॉल्यूम के टर्म में एनालाइज करना पड़ता है। इसीलिए अभी हम आपको ये समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ चुका है तो उसको आप किस किस टर्म में एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पहला हो गया मोल के टर्म में, दूसरा हो गया मॉलिक्यूल के टर्म में, ये भी एक्चुअली मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, ये बस एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक तरह से रिलेटिव मोल है, आप Na को काट भी सकते हैं रेशियो लेने के बाद, ठीक है, तो ये आपको इसी टर्म में दिखेगा। दूसरी चीज क्या वॉल्यूम के टर्म में रिलेट कर सकते हैं। अगली चीज ये कि हम प्रेशर के टर्म में भी रिलेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वन प्रेशर। अब देखिए प्रेशर वन कहने का क्या मतलब वो अभी हम लोग समझते हैं, ये भी है वन प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू प्रेशर। लेकिन ये चीज हर हमेशा वापस नहीं होगी, ये आपको तभी कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन जो गैसियस फेज में हो। देखिए बच्चों खास करके ये वॉल्यूम वाली चीज और प्रेशर वाली चीज सिर्फ और सिर्फ आप होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन में ही लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन से आ रहा है ना, तो इसीलिए होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन का एनालिसिस आप इतने टर्म में कर सकते हो। प्रेशर के टर्म में बच्चों कब करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो पहली बात तो ये समझना है कि कोई भी अगर हमारे पास होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन आए ना, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन का आप एनालिसिस इतने टर्म में कर सकते हो, या इसी को आप ऐसे समझ लो कि अगर आपके सामने कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया हो, कोई भी आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया हो, तो उसका ये मतलब समझो कि उसका जो कोएफिशिएंट होता है या इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं या वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो ये इस तरीके से पहले आपको समझ आनी चाहिए। अब कब कौन सा एनालिसिस होगा डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। कभी कभी आप देखेंगे हम ज्यादातर समय ये यूज करते हैं, मोल वाली चीजें यूज करेंगे। अब इसको पढ़ते कैसे, ये रिएक्शन हमें क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से समझे। अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो अगर आप इसका एनालिसिस मोल के टर्म में करना चाहते हैं, आप इसको एनालाइज इन द टर्म्स ऑफ मोल करना चाहते हैं, तो कोई भी जो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा वो इस रिएक्शन को कैसे समझे, वो ध्यान से समझे। वो कहेगा क्या कि ये रिएक्शन हमें ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है कि जब हम H2 का 1 मोल I2 के 1 मोल के साथ रिएक्शन कराएंगे और अगर ये पूरी तरीके से आपस में रिएक्ट हो जाएगा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ पूरी तरीके से रिएक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली रिएक्टेड, तब जाके HI का कितना मोल बनेगा बच्चों, 2 मोल बनेगा। अब सोचिए कि जब आपको ये चीज लिखने ही नहीं आएगा तो आप फिर कैसे पता कर पाएंगे कि किसके कितने मोल रिएक्ट करने से कितना मोल बनेगा। और पूरे चैप्टर के अंदर हमारा सवाल तो यही होना है, हमारा सवाल यही रहना है कि कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना बनेगा, कौन कितना बचेगा, यही यहाँ पे सवाल होता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको रिएक्शन खुद बताता है, लेकिन आपको रिएक्शन की बातें सुनने आनी चाहिए, ठीक है। और रिएक्शन कैसे हम लोग को इंडिकेट कर रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। वो हमारे मर्जी के ऊपर होता है, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों टर्म को छोड़ के ये हमारी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे रिएक्शन में दिया गया कंडीशन चलेगा कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है। अगर ये रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है तो बिल्कुल हम इस रिएक्शन का जब चाहे वो वॉल्यूम के टर्म में एनालिसिस कर सकते हैं। अगर यही रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे हो रहा हो तो हम वापस इसको प्रेशर के टर्म में भी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में कोई कंडीशन नहीं है, इन तीनों में कोई कंडीशन
नहीं है, ये हम जब चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा कोई ये कर सकता है इसी चीज को कि H2 का एक मॉलिक्यूल I2 का भी एक मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो 2 मोल बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा? HI का बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ बार बार ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा? अगर कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या 2 मोल इसका बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिएक्शन का कोएफिशिएंट यही कह रहा है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? कंप्लीटली रिएक्ट करने चाहिए, तभी 2 मोल बनेगा। अगर इन दोनों में से किसी का भी 1 मोल से कम रिएक्शन किया, इन दोनों का किसी का भी 1 मोल से अगर कम रिएक्शन किया तो समझ जाना कि इसका 2 मोल कभी भी नहीं बनेगा, इसका 2 मोल कभी भी नहीं बनेगा। फिर यहाँ एक सवाल आएगा, यार अगर नहीं बनेगा तो फिर कितना बनेगा? ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स लगेगा, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ होता है, वो आराम से आपको सारी चीजें समझ में आता हुआ दिखेगा। और इसी चीज को पहले आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लोगे और इसी चीज को आप अगर किसी लैब में परफॉर्म करोगे तो फिर तुम जो कैलकुलेट किए अमाउंट प्रोडक्ट का और जो तुम्हारे लैब के अनुसार आ रहा है एक्सपेरिमेंटली, जो एक्चुअल में वहां बनता हुआ तुमको दिखेगा। ये तो हवा में बात हो रही है, अभी HI बन गया, कहाँ बन गया क्या पता है, ये तो हम लोग बस कॉपी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। और जब उसको लैब में हूबहू किया जाएगा तो सब्सटेंस को HI दिखेगा, कंटेनर में जमा होगा, फिर उसका मेजर करोगे मास, तब जाके इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हम जो कैलकुलेट किए और जो एक्सपेरिमेंट के दौरान आया क्या वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हो सकता है कि जो तुम कैलकुलेट किए उससे वहां ज्यादा बन रहा होगा या फिर उससे वहां कम बन रहा होगा। ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, तो इसीलिए हम लोग ये पूरा कैलकुलेशन धीरे धीरे करके सीखेंगे। अब हम समझते बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों टर्म यहाँ से यहाँ तक आप कभी भी एनालाइज कर सकते हैं। अब समझिए ये वॉल्यूम वाली चीज क्या है। पहली बात ये सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन में ही लगाने हैं, दूसरे में ये एनालिसिस आप नहीं कर सकते। ऊपर का तीनों एनालिसिस मोल और मॉलिक्यूल वाला आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन में होगा और ये वाली तो सब जगह होगी, तो यहाँ भी हो रही है। अब देखिए 1 वॉल्यूम लिखने का क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पे लीटर भी लिख सकते थे, 1 लीटर और 2 लीटर या 1 ml और 2 ml, लेकिन हम यहाँ पे बच्चों लिखे 1 वॉल्यूम। क्या लिखे? 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई यूनिट का मतलब नहीं है, रिलेटिव है। अगर आप इसको लीटर में लेंगे, इसको भी लीटर में लेना होगा, इसको भी लीटर में लेना होगा। मतलब कि इसको कोई कैसे बोलेगा, अगर हाइड्रोजन गैस का 1 लीटर H2 गैस के 1 लीटर के साथ, ये सॉरी I2 गैस के 1 लीटर के साथ मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर को अगर फिक्स रखा जाएगा तो HI का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 लीटर। अब इसी को कोई ये कह सकता था कि अगर H2 का 1 ml I2 के 1 ml तरीके से 100% कंप्लीट होगा तब जाके बनेगा 2 ml ऑफ HI। किस कंडीशन में? टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा, पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन के शुरू में टेम्परेचर प्रेशर कुछ तो और था, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ टेम्परेचर प्रेशर डोल रहा, मतलब वो दोनों अपने आप चेंज हो रहा, तब ये चीजें नहीं हो पाएंगे। सेम तरह से यहाँ पे देखिए प्रेशर लिखे ना, तो प्रेशर का मतलब इसको एटीएम के टर्म में एनालाइज करो, आप इसको बार के टर्म में एनालाइज करो, आप इसको mmHg के टर्म में एनालाइज करो, ये सब प्रेशर का यूनिट होता है। तो हम समझते बच्चों एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन का आपको सिग्निफिकेंस समझ आ गया होगा। अब हम लोग को समझना होगा इसका कैलकुलेशन, कि ये सब जो सवाल अभी क्रिएट किया गया आपके सामने कि कौन कितना बनेगा, कौन कितना बचेगा, ये सारी चीजें हम अब कैसे शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, फटाफट जल्दी से ले लें। कुछ चीजें अभी बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे वाली यूज कर रहे हैं, हम समझते हैं ये सब ऐसे बेसिक है, सबको पता भी होना चाहिए कि PV = nRT को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, तो उसी को यूज करके हम अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है।
ऐसे ये चीजें और आगे चैप्टर में आएंगी, ठीक है। जब हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे ना तो वहां पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का ढेर सारा यूज हम लोग सीखेंगे। तो ये बात बच्चों हमें समझ आ गई। अब आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन में क्या है, पहले अब कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज पहले सीखें। इसमें एक टर्म आता है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अभी हम लोग सब थोड़ा थोड़ा टर्म इसको समझ लेते हैं, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें एक टर्म आएगा आपको लिमिटिंग रिएजेंट, पहले इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। इसको कोई शॉर्ट में एलआर भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं बच्चों, एलआर बोल सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रही है ना। चलो अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब होता है बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है, इसका दो तीन तरह का डेफिनेशन दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये रिएक्टेंट होता है, एक्चुअली रिएक्टेंट साइड ही होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला जिसका डेफिनेशन हो सकता है वो ऐसा लिख सकता है, द रिएक्टेंट which produce least amount of product। वैसे रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे बच्चों। वैसे रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं जिसके कारण लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हो, लिस्ट प्रोडक्ट बन रहे हो। अब ध्यान से समझो, ये कह रहे हैं जिसके कारण, इसका मतलब यहीं से समझ आ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट होगा, या यूं कहें कि लिमिटिंग रिएजेंट जो रोल प्ले करेगा, ठीक है, वो तभी करेगा जब आपके रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, तभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है कैलकुलेशन में कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अगर आपके रिएक्शन में जिसमें आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, अगर उसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट हो तो सिंगल रिएक्टेंट वाले में आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपके सामने दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 रिएक्टेंट का रिएक्शन हो सकता है, 4 रिएक्टेंट का रिएक्शन हो सकता है, तो जब भी आपको दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट वाले रिएक्शन आए ना, तो समझ जाओ वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब तक आपको लिमिटिंग रिएजेंट का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसका सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो पहला डेफिनेशन इसका ये कहता है बच्चों कि वैसा रिएक्टेंट, बहुत सारे रिएक्टेंट है आपके सामने, तो उनमें से वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट बनेंगे जिनके कारण प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, कम बन रहा होगा। ये आखिर हम लोग चेक करके बताएंगे आपको। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन आप इसको ये बता सकते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो सबसे पहले खत्म हो जाए। रिएक्टेंट तो खत्म होना ही होना, तो हमारे पास मान लीजिए 2-3 रिएक्टेंट है, ठीक है, तो एक रिएक्टेंट चल रहा, अभी चल रहा, रिएक्शन कर रहा, पता चला कोई एक खत्म हो गया तो रिएक्शन तो रुक जाएगी। 2 ही रिएक्टेंट थे, एक रिएक्टेंट खत्म हो चुका तो अकेला बेचारा वो प्रोडक्ट तो बना नहीं सकता। जब तक उसका साथी था तब तक उसके साथ कंबाइन होके H2O बना रहा था या HI बना रहा था। जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल दिए थे ना आपको H2 और HI का। अब बताइए कि H2 और I2 मिलके HI बना रहा था। अब सोचो कि अगर तुम्हारे पास H2 भी दिया गया था, I2 भी दिया गया था HI बनाने के लिए, दोनों अलग अलग सिलेंडर में रखे हुए थे, उन दोनों को पाइप से कनेक्ट करके आप किसी एक जगह पे रख रहे थे, ठीक है, जहां HI बन रहा था तीसरे सिलेंडर के अंदर। अब सोचो कि अगर कोई भी एक सिलेंडर का, चाहे H2 वाला सिलेंडर या I2 वाला सिलेंडर तुम्हारा एम्प्टी हो जाए, मतलब वो सिलेंडर खाली हो जाए, तो क्या HI बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो ऐसे दिया जाता है, द रिएक्टेंट
विच कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अभी बच्चों हम लोग पूरा केमिकल ये फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सीरीज करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हुए हम लोग लास्ट तक जाएंगे, पूरा 11th का फिजिकल का भी सीरीज चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का ये स्टोइकियोमेट्री का पार्ट शुरू हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट देख रखा है एक्चुअली, वो है हमारा मोल कंसेप्ट, जिसमें हम लोग मोल निकालने सीखते हैं, मास से मोल निकालने सीखते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग का ये अब सेकेंड पार्ट एक तरह से आप मान सकते हो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेकेंड पार्ट है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसा, ठीक है। देख लें, तो ये आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है इसको चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू चेक। ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन आप देख के थोड़ी बता सकते हो, आप देख के थोड़ी बता सकते हो कि कौन रिएक्टेंट खत्म होगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और लास्ट में बच्चों में ये जरूर लिखेंगे कि ये सारी काम आपको कब करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन में कैलकुलेशन करना तो शुरू हो गया लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना, ऐसे नहीं, ठीक है। अब कंडीशन याद रखिए, लिमिटिंग रिएजेंट का काम तभी होता है जब आपके रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हो। सिंगल रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट का कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग अब चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का क्या तरीका हो सकता है। इसमें भी 2-3 तरीके होते हैं, हम आपको 3 तरीके बता रहे हैं आपको, जो आपको आसानी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका अगर हम लोग देखते हैं, कहता ये है कि जो क्वेश्चन में अमाउंट आपको देगा रिएक्टेंट का, अब बात आता क्वेश्चन में क्यों देगा भाई, अरे भैया तो क्वेश्चन में देगा नहीं तो रिएक्शन होगा कैसे, रिएक्शन करानी है तो क्वेश्चन में तो उसको देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे कहता है क्या कि जो अमाउंट रिएक्टेंट का क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो आपको रिएक्शन के अनुसार जरूरत है, अब ये जरूरत कैसे हो गया, तो आपको यही चीज अभी हम लोग समझाए थे, ये वाली चीज देखो HI ऐसा था ना। अब देखो रिएक्शन का जरूरत क्या है, वो रिएक्शन का कोफिशिएंट बताएगा, रिएक्शन का जरूरत क्या है वो रिएक्शन का कोफिशिएंट बताएगा। अब बताओ H2 का कोफिशिएंट 1, I2 का कोफिशिएंट 1, इसका मतलब अगर हम इसको मोल में एनालाइज करें, जनरली मोल में ही करना ही आपको, ठीक है। जब टेम्परेचर प्रेशर वो सब कांस्टेंट ना रहे तब वॉल्यूम में जाता है, ऐसे हर हमेशा मोल, हर हमेशा कोफिशिएंट का मतलब मोल होता है। अब देखो ये रिक्वायरमेंट कहता है कि अगर हाइड्रोजन का 1 मोल आया तो I2 का हमें कितने मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए। ये रिएक्शन की डिमांड है, ये रिएक्शन की डिमांड है। अब ध्यान से सुनो, तुमको कोई लोग जो तुमको रिएक्शन देके गया कराने कि लो एक सिलेंडर में रहा H2, दूसरे सिलेंडर में रहा I2, इन दोनों के मिला के तुम HI बनाओ। हमको क्या मतलब, हमको मतलब नहीं है तुम कैसे बनाओगे, केमिस्ट हो, पढ़ाते हो केमिस्ट, पढ़ते हो केमिस्ट, तो ये बताओ कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अब वो दे के क्या गया, तुमको ध्यान से सुनिए, ये दे के गया 10 मोल, सिलेंडर के अंदर H2 कितना मोल था, 10 मोल, ये रहा तुम्हारा 15 मोल, ऐसा मान लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या था, रिक्वायरमेंट यही था कि ये दोनों एक ही साथ खत्म होने के लिए जितना मोल इसका चाहिए था सिलेंडर में उतना ही मोल इसका चाहिए था। ये कैसे पता चल रहा, कोफिशिएंट बता रहा, ये कोफिशिएंट बता रहा कि जब इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल, अगर इसका 10 मोल तो इसका भी 10 मोल चाहिए। अब देखो इसका दिया तुमको 10, इसका दिया तुमको 15, क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है इसमें बच्चों, कि इसमें ये लग रहा है कि जब रिएक्शन का डिमांड है कि 1 मोल के साथ 1 ही मोल रिएक्ट करेगा, तो इसके 10 मोल के साथ इसका 10 ही मोल रिएक्ट किया होगा, बोलो 10 ही मोल रिएक्ट किया होगा। अब 10 ही मोल रिएक्ट किया होगा, इसका मतलब 10 मोल इसका खत्म हुआ होगा, तो इसका भी 10 मोल खत्म हुआ होगा, लेकिन ये कंटेनर हो जाएगा खाली, ये कंटेनर में भी I2 गैस 5 मोल बचा हुआ रहेगा, तो क्या HI बन जाएगा, क्या HI बन पाएगा, क्या HI नहीं बनेगा, क्योंकि H2 तो खत्म हो चुका है, फिर से सिलेंडर में H2 भरो, फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता। अब बताओ कौन पहले यहाँ खत्म हो गया, देख के तुमको क्या लगा, I2 या H2, H2 पहले खत्म होना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं इस तरीके से कि जो क्वेश्चन में दिया गया अमाउंट हो
और जो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट हो उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ये कंपेयर द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ठीक है। अब ये समझ आएगा कि कौन कितना होगा। ये तरीका है कि जो क्वेश्चन में दिया गया रिएक्टेंट का अमाउंट है उसका आप रिक्वायर्ड अमाउंट से कैलकुलेट करें कि वो कितना हो पाएगा। ठीक है, उसी के अनुसार काम हमारा होगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि इसमें आप क्या करें ना, मोल और कोफिशिएंट का रेशियो निकालें। दूसरा मेथड क्या बच्चों, इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि आप मोल और कोफिशिएंट का क्या करें ना, रेशियो ले लें। ठीक है, एक रेशियो ऑफ मोल टू कोफिशिएंट for each reactant and the reactant for which this ratio is list will be the LR। ठीक है, दूसरा मेथड क्या करता हूँ, ये सबसे सटीक मेथड है, आप इसे जल्दी भी कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपके रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इस वाले मेथड का एक लिमिटेशन है कि ये ज्यादा सुटेबल आपको तभी होता है जब आपके रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिएक्टेंट हो। इसीलिए हम हर हमेशा इसको यूज करेंगे। और हम आपके लिए भी यही बोलेंगे कि आप दूसरे मेथड को क्या करें, एडॉप्ट करें। क्या चेक करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए। इससे क्या होता है बच्चों, ये आसानी से भी निकलता है। ठीक है, और हमारे रिएक्शन में अगर बहुत ज्यादा भी रिएक्टेंट हो गया ना, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो आप सबके लिए ये काम कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड हैं जिनमें से इस मेथड पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये दोनों मेथड आपको बता देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस मेथड पे करना बच्चों, दूसरे वाले मेथड पे करना, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं। तो यहां तक में आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिएक्शन का करने का क्या मतलब। अभी देखिए, हम कोई कैलकुलेशन नहीं सीखे, अभी हम लोग कोई कैलकुलेशन करना नहीं सीखे, अभी हम उसका बेस तैयार कर रहे हैं कि आखिर हम कैसे कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या करना होता है। ये सारी चीजें यहाँ तक हम लोग को समझ में आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का मेथड समझ चुके हैं। हम एक एग्जांपल आज करके इसको एंड करेंगे, फिर आगे हम लोग इसमें 2-3 और एग्जांपल करेंगे और उसमें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। हम अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको देंगे और आपको पता करना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए एक आपके पास केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, वो केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसा, मान लीजिए मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है। आप सोचिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा बच्चों, MgO बना देगा। और कभी भी आपको अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होना रिएक्शन का, तो हर हमेशा आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं होगा तब तक वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम हर हमेशा रिएक्शन को पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देख लीजिए, अब अगर आपके सामने कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाए तो आप हैबिट बना लो उसका एनालिसिस करने का। इसको कैसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये जैसे ही आपको यहाँ 2 दिखाना, आपको समझ आना चाहिए कि ये रिएक्शन हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और बात करके वो बताना क्या चाह रहा पता है, वो बताना ये चाह रहा कि मैग्नीशियम का अगर 2 मोल
ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, तब जाके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिला है, ऐसा कुछ हो रहा कहीं पे, तो हम अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन लेके दौड़ पड़ेंगे कि हम भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन लेके MgO बना देंगे। तो अब कितना MgO बने वो डिपेंड करता है इन दोनों चीजों के ऊपर। अब अभी ध्यान से समझिए, हम आपको ऐसा दे देते हैं कि रिएक्शन कराने के लिए, मान लीजिए आप ही रिएक्शन करा रहे हैं, आपके पास हम मैग्नीशियम का कुछ मास देके ऑक्सीजन का कुछ मास देके, जैसे देखिए अगर कोई कहता है ऑक्सीजन का 48 ग्राम दिया गया है आपको, ठीक है, और ऑक्सीजन का 48 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने के लिए आपके सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भर के दिया गया था वो मान लीजिए कि आपको 64 ग्राम दिया गया, ऐसा मान लेते हैं। कितना ग्राम दिया गया? 64 से थोड़ा ज्यादा करते हैं, 128 ग्राम इसको मान लीजिए। अब देखिए ये दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो यहीं पे रोल आ जाता है किसका? लिमिटिंग रिएजेंट का। तो अब से कहेगा क्या कि चेक लिमिटिंग रिएजेंट या व्हाट रिएक्टेंट विल बी द LR। तो कहता है इन दोनों ही रिएक्टेंट में बताइए LR कौन होगा। अभी देखिए हम प्रोडक्ट निकालने नहीं सीख रहे कितना बना होगा, अभी हमें सिर्फ LR चेक करने आना चाहिए। जब तक LR चेक करने आपको नहीं आएगा तब तक आपसे कोई कैलकुलेशन होने वाला नहीं है। इसीलिए हम अभी 3-4 एग्जांपल जब करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। हम अभी पहले आपको दूसरा मेथड बताएंगे। सबसे पहला काम, अगर आपको कभी भी LR किसी का निकालना हो तो जो उस सब्सटेंस का मास दिया हुआ होगा या इवन वॉल्यूम दिया होगा, कोई भी चीज दिया हुआ हो, आपको मोल पता करना उसका। अगर उसका डायरेक्ट मोल नहीं दे रखा है तब, अगर मान लीजिए मोल डायरेक्ट दे देता तब तो बहुत आसान था ना, मोल में सीधा कोएफिशिएंट डिवाइड करते, मोल में कोएफिशिएंट डिवाइड करते। लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ Mg का मोल नहीं दिया, मास दिया, O2 का मास दिया हुआ, हो सकता था इसका वॉल्यूम भी दे सकता था STP पे। मतलब वैसा कोई भी डाटा दे सकता है आपको जिससे आप मोल निकाल पाओ, क्योंकि जरूरत मोल का होता है। तो पहला काम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर Mg। क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर Mg। पहले हम Mg का मोल निकालेंगे, जो हमें मास दिया हुआ है उससे हम मोल निकालेंगे। और मोल कंसेप्ट में ये फॉर्मूला आपको बताया गया है कि मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय GMM। GMM का मतलब क्या होता है? जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब बताइए ये है 48 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, या ग्राम एटॉमिक मास आप कर सकते हैं, GAM भी लिख सकते हैं, यहाँ एलिमेंट है GAM कर सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास 24 होता है। ये आ गया 2 मोल। कितना आ गया बच्चों? 2 मोल। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल और कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मोल और कोएफिशिएंट का रेशियो भी निकाल लेते हैं। देखिए Mg का मोल जो मास दिया हुआ था उससे आया 2, और Mg का रिएक्शन में कोएफिशिएंट देखिए कितना बच्चों? 2, तो ये 1 आ गया। सेम काम आप किसके लिए कर लेंगे? O2 के लिए। अगर O2 की पहले हम मोल की बात करें तो मोल निकालने का तरीका होगा मास GMM, चूंकि ये मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूल है, ये आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है बच्चों, O2 है, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32 ग्राम। कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। अब देखिए ये कट जाएगा, कितने बार में कट रहा बच्चों? 4 बार में, ठीक है, 4 दुनिया 4 दिए 12, तो 4 बार में कट गया। अब आप क्या करेंगे, मोल और कोएफिशिएंट का रेशियो इसके लिए भी निकाल लें। मोल और कोएफिशिएंट का रेशियो इसके लिए भी निकाला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट देखिए ऑक्सीजन का कितना है यहाँ 1, तो ये आ गया 4। अब देखिए दूसरा जो रूल है वो यही कहता है कि कभी आपके सामने अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट क्वेश्चन में आ गया हो और अगर आपको ये पता करना है कि दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है या तीनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब कि पहले कौन खत्म होने वाला है रिएक्शन करते करते, तो इसके लिए जो रूल बताया गया वो ये कहता है कि उस सब्सटेंस का पहले आप मोल पता कीजिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब्सटेंस का मोल ही डायरेक्ट दे देता है, तब तो बहुत आसान हो गया, सीधा मोल में कोएफिशिएंट डिवाइड कर दीजिए। नहीं अगर मोल दिया हुआ है तो वो आपको क्या दे सकता है? मास दे सकता था,
वॉल्यूम दे सकता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीजों में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवन दे सकता था, ठीक है। तो हम लोग पहले मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के बाद, मोल निकालने का फॉर्मूला सारा हम लोग बेसिक में पढ़ चुके ऑलरेडी, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। तो मोल का जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग अप्लाई करके मोल निकाल लेंगे, और मोल निकालने के बाद मोल और कोफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे, जितने रिएक्टेंट होंगे उन सब के लिए, जितने होंगे उन सब के लिए। मान लें 3 रिएक्टेंट है तो तीनों के लिए ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि किसका रेशियो सबसे कम आया है, किसका रेशियो सबसे कम आया है। रेशियो यहाँ पे किसका रेशियो सबसे कम आया है, जिसका रेशियो सबसे कम आ जाएगा वही उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अब बताइए, Mg का रेशियो 1 आया है, O2 के लिए रेशियो 4 आया है। इससे ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि Mg जो है इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, Lr। Mg इज Lr। यहाँ पे Mg क्या हो जाएगा, Lr हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब कि ये ऑक्सीजन खत्म होने से पहले, ऑक्सीजन खत्म होने से पहले आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या, ये सॉरी, ऑक्सीजन खत्म होने से पहले आपका मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब बताइए प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट किसके कारण कम बनेगा, इसी के कारण कम बनेगा, क्योंकि यही खत्म हो गया, ये तो अभी और बना सकता था, ठीक है। तो अब हर हमेशा प्रोडक्ट का कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे, क्योंकि जब तक वो है तभी तक ये बनेगा। इसलिए प्रोडक्ट कब तक बनेगा वो डिसाइड ये करेगा कि जब तक ये रहेगा तब तक ये बनेगा, इसके बच जाने से प्रोडक्ट अकेला नहीं बनेगा। तो हम समझते बच्चों, आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अगर इसी में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तब ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में कोई दूसरा मेथड अप्लाई करता है जो हम पहले लिखे हैं, चलिए उससे कैसे पता करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। ये मेथड थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि ये कहीं भी हम लोग मोल निकाल के कोफिशिएंट डिवाइड कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या करता है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि फॉर 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, 2 मोल मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट है बताइए, 1 मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। अब ये काम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का जरूरत है, या कोई शुरुआत ऐसे भी कर सकता है कि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल मैग्नीशियम का जरूरत है, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, रिएक्शन बोल रहा है, रिएक्शन का कोफिशिएंट बोल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमको जो दे के गया है वो किस रेशियो में दिया हुआ। अब हम देखेंगे कि इसका 48 मोल था, तो 48 मोल का कितना मतलब हो गया बच्चों, या आप ऐसे कीजिए कि अगर आपको 1 मोल मैग्नीशियम जलाना होगा, 1 मोल मैग्नीशियम जलाना होगा, तो आपके ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बताइए, 1/2 मोल। कितने ऑक्सीजन का जरूरत होगा, 1/2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। अब बताइए कि आपको कितना मोल देके गया था, इसका मोल निकाले ना, 2 ही मोल देके गया था, तो 2 मोल के लिए वापस देख लो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 मोल के लिए 1/2 गुना 2 मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। अब देखिए यहां से ये पता चला, 2 से 2 कट गया, ओवरऑल आपको कितने मोल ऑक्सीजन का जरूरत था, सिर्फ 1 ही मोल ऑक्सीजन का जरूरत था, लेकिन आपको ऑक्सीजन कितना दिया गया, आपको 4 मोल ऑक्सीजन दिया गया था, जो अभी हम लोग निकाले था। बताओ, जरूरत था जितना इसका मास दिया ना, इसको जलाने के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ 1 ही मोल काफी था, क्योंकि यहीं देखिए दे रहा ना 2 के लिए 1। हाँ, ये बाय चांस हो गया कि यहाँ भी 2 हो गया, कोफिशिएंट भी 2 हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये मास थोड़ा चेंज कर देता तो यहाँ तक आ जाता ना, इसलिए हम पूरा प्रोसेस लिखे हैं, ठीक है, कि ये कोफिशिएंट से पहले आपको रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना। आप उल्टा भी लिख सकते थे, इसको इससे या इसको इससे, जैसे चाहे वैसे, फिर 1 मोल के लिए निकाल लें और फिर जो क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ उतना के लिए निकाल लें। तो इससे ये पता चल रहा है
कि ऑक्सीजन जो है वो बचेगा, ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि 48 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने के लिए सिर्फ इसका 1 मोल चाहिए, 1 मोल मतलब 32 ग्राम ही चाहिए था, और हमको दे के गया कितना, 128 ग्राम दे के गया, तो 32 ग्राम ही चाहिए था, 128 ग्राम दे दिया, तो स्वाभाविक है वो चीज बच जाएगा। और अगर वो बच गया तो खत्म कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। इसीलिए इससे भी ये पता चल रहा बच्चों कि Mg क्या है हमारा? Lr है। Mg क्या है हमारा? Lr है। तो उस मेथड से भी देखिए Mg ही Lr आया, इस मेथड से Mg ही Lr आया, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। खैर अगर 2 रिएक्टेंट है तो आपका ये वाला भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर इसमें 3 रिएक्टेंट हो गया तो आप ऐसे कैसे कर पाइएगा? ठीक है, इसीलिए इस मेथड का लिमिटेशन है, इस मेथड का क्या लिमिटेशन है, इसलिए हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। क्या फर्क पड़ता है 2 हो 3 हो 4 हो, हम पहले वाला जो दूसरा लिखे ना, दूसरा वाला यूज कीजिए, मोल और कोफिशिएंट का रेशियो, मोल और कोफिशिएंट का रेशियो तीनों के लिए ले लेंगे, जिसके लिए कम आ जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब आपके पास 2 रिएक्टेंट होना और दोनों के लिए अगर आप निकालते मोल और कोफिशिएंट का रेशियो तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो समझ जाइए दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों एक ही टाइम में खत्म हो जाएगा, ना तो ये बचेगा ना तो ये बचेगा। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ही रिएक्शन में अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट है तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होगा ना तो उस समय कोई एक ही होगा, क्योंकि 3 चीज को इक्वल नहीं कर सकते। या हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लिया तीनों का तीनों इक्वल हो गया वहां पे, तो तीनों भी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब की बात हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट है सबके लिए अगर मोल और कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आ जाएगा तो वो सब का सब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, सब का सब एक ही साथ खत्म होगा। और अगर किसी का भी डिफर कर गया, कोई भी एक कम आया बाकी सब ज्यादा है, तो जो कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हम समझते हैं बच्चों यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसका जब हम लोग अब लेक्चर 2 बनाएंगे ना, लेक्चर 2 करेंगे तो उसमें हम लोग अब प्रॉपर ढंग से पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे। ये इसका पूरा बेसिक चीज हो गया जिससे आपको आइडिया आ गया कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का जरूरत सिर्फ तभी पड़ेगा जब आपके रिएक्शन में 2 का ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हो। ठीक है, LR इज, या ऐसे लिख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ LR is used only when at least amount of any two reactant are given। ठीक है, कम से कम 2 रिएक्टेंट का क्या होना चाहिए? अमाउंट दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तब उस समय जो भी आपको कैलकुलेशन करना है उससे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना ही करना है, तभी हम सारा कैलकुलेशन करने चलेंगे। बिना लिमिटिंग रिएजेंट चेक किए हुए अगर आप वहां कैलकुलेशन शुरू कर देंगे तो पक्का गलत हो जाएगा, अगर बाय द वे वही लिमिटिंग रिएजेंट ना मिल पाए तो इसलिए इस चीज को पहले ध्यान रखना कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर चेक कब करना, लिमिटिंग रिएजेंट आखिर चेक कब करना। जब तक ये दिमाग में बात नहीं रहेगा तब तक हर हमेशा गलती होगा ही होगा। तो आप ये बात समझ लें कि लिमिटिंग रिएजेंट हर हमेशा कैलकुलेशन करते समय तब चेक करना पड़ेगा आपको जब रिएक्शन के अंदर 1 से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हुआ हो और उसका अमाउंट दिया हुआ रहना चाहिए, रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ रहना चाहिए। इसका भी दिया, इसका भी दिया। अब मान लीजिए कोई इसका देता ही नहीं, इसका देता ही नहीं, तो क्या यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज नहीं होता? बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बिना कैलकुलेशन का ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर 48 ग्राम दिया है और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ही हो गया कि ये एक्सेस होगा। ये क्या होगा? एक्सेस होगा, बहुत ज्यादा रहा होगा, इसीलिए वो नहीं दिया। तो बताओ जब ये बहुत ज्यादा है ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ताकि खत्म तो इसी को होना है, तो इस केस में तो सीधा सीधा लिमिटिंग रिएजेंट जज ही हो गया।
मेरा बात समझ में आ रहा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लिमिटिंग रिएजेंट तब जज करना पड़ जाता है जब दोनों का या तीनों का अमाउंट दिया हुआ रहता, तब आप देख के नहीं बता सकते, तब आपको वहां पे प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और अगले लेक्चर से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।